आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिक लिमिट के बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलास्टिसिटी पाई जाती है, यानी कि अगर हम उस पर फोर्स लगानी बंद करें और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट को चेक करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें कितनी इलास्टिक लिमिट पाई जाती है, उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं टेंसाइल टेस्ट। उस टेंसाइल टेस्ट के लिए जो है वो हम आज का लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसी भी सॉलिड के लिए टेंसाइल टेस्ट जो है वो कैसे किया जाता है, टेंसाइल टेस्ट को करने का प्रोसीजर क्या है और टेंसाइल टेस्ट के नतीजे में हमें जो रिज़ल्ट मिलेंगे उन रिज़ल्ट्स को जो है वो हम कैसे ग्राफ की मदद से स्टडी कर सकेंगे। इसके लिए जो है वो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल या डक्टाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर फोर्स लगाने से पहले डीफॉर्मेशन आती है, डीफॉर्मेशन के बाद उनकी जो है वो शेप चेंज होती है और इनके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो पाई जाती है। एक दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल मटेरियल्स या ब्रिटल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो उनके अंदर जो है वो कोई ख़ास डीफॉर्मेशन नहीं आती। हम कह सकते हैं कि दे हैव नो डीफॉर्मेशन और इनके अंदर किसी भी तरह की कोई इलास्टिसिटी या लचक जो है वो भी नहीं पाई जाती। तो हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे कि हम एक डक्टाइल मटेरियल लेंगे, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल के अंदर डीफॉर्मेशन भी पाई जाती है और डक्टाइल मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी भी पाई जाती है, और हम इसकी एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो ड्रा करेंगे और उसको ड्रा करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो किस तरीके से हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट चीज़ें जो हैं इनको टेस्ट कर सकते हैं। टेंसाइल टेस्ट के लिए एक चीज़ याद रखें कि आपके पास एक मशीन इस्तेमाल होती है। उस मशीन का जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास ऐसे दो जॉज होते हैं और इनके दरमियान आपने उस वायर को या उस सॉलिड को रख देना है जिसका आपने टेंसाइल टेस्ट करना है। अब इस पे जो है वो क्या किया जाता है कि फोर्स लगाई जाती है जिसको हम एक्सटेंशन की फोर्स कहते हैं। जब हम यहाँ पे फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी लेंथ में इजाफा होगा। अब जब इसकी लेंथ में इजाफा होगा फोर्स के लगाने से, तो हम हर एक पॉइंट पे नोट करेंगे कि हम कितनी कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें कितनी कितनी जो है वो एक्सटेंशन आ रही है। मतलब हम जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान होगा, इसीलिए हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होती है और इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कैसे ड्रा किया जाता है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की मदद से जस्ट आप जो है वो इसकी जितनी भी डक्टाइल सब्सटेंस की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में जान सकते हैं कि इसमें कब डीफॉर्मेशन आती है, कब इसमें इलास्टिसिटी का रीजन आता है, कब इसमें प्लास्टिसिटी आती है और कब ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए जो है वो हम सबसे पहले जो है वो इसका ग्राफ साथ साथ ड्रा करते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है, एक स्ट्रेस जिसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और दूसरी होती है स्ट्रेन जिसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो आपके पास रीजन है ये ज़ीरो होगा। मतलब जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाई तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं आएगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते जाएंगे और ग्राफ ड्रा करने के साथ साथ हम इसके जो पॉइंट्स हैं डिफरेंट वो देखते जाते हैं। स्टार्ट में क्या होगा कि जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो आपको स्टार्ट में जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये इस पॉइंट का नाम जो है वो फर्ज करें कि हम रख देते हैं ए पॉइंट। ओ से लेके ए तक का जो रीजन है ये हमारे पास जो है वो रीजन कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी का, क्योंकि अगर आपका दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आए तो याद रखें कि इस तरह का जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो ओ से लेके ए तक का जो रीजन है
इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यानी कि यहाँ पे आपकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी है, लाइक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे कि आप लोगों ने हुक्सला में भी पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो इसका मतलब है कि ओ से लेके ए तक का जो रीजन है इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी रीजन कहेंगे, इसीलिए हम इसको सिग्मा पी की मदद से शो करते हैं। सिग्मा पी का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब ये आपकी लिमिट है, यहाँ तक आपका ग्राफ जो है वो प्रोपोर्शनल शो होगा, स्ट्रेट लाइन शो होगा, मतलब स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे ही आपका ग्राफ इससे आगे बढ़ेगा तो आप नोट करेंगे कि अब ए से लेके बी तक का जो रीजन है यहाँ पे आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, बल्कि आपका ग्राफ जो है वो एक कर्व बन चुका है। इसका कर्व बन जाना इस चीज को शो करता है कि यहाँ पे जो है वो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, बल्कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं होंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि अब स्ट्रेस के मजीद बढ़ाने से जो है वो स्ट्रेन में उतना इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि थोड़ा जो है वो इजाफा हो रहा है। तो इसलिए अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, यानी कि दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगी। लेकिन ओ से लेके बी के दौरान कहीं पे भी अगर हम फोर्स लगानी बंद करें तो वो ऑब्जेक्ट में इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सके, इसीलिए हम बी पॉइंट को सिग्मा ई से शो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा ई है इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है इलास्टिक लिमिट, मतलब ये बी तक जो है वो इस ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट है। यहां तक अगर आप फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के अगर किसी भी पॉइंट पे आप फोर्स लगानी छोड़ देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सके। लेकिन एक दफा अगर आपने बी से इस ग्राफ को आगे की तरफ मूव करवा लिया, मतलब इसमें मजीद अगर आपने फोर्स लगा ली, तो सी पॉइंट जो है ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर बी से क्रॉस करके आप इस पे अगर फोर्स लगाएं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। किस वजह से वापस नहीं आएगा, क्योंकि बी तक इसकी इलास्टिक लिमिट थी। अब जैसे ही ये बी से क्रॉस हुआ तो बी से जो है वो क्रॉस होके क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई, जिसकी वजह से ये अब जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में कभी भी वापस नहीं आ सकेगा। ये जो बी से लेके सी तक का रीजन है, बी से सी का रीजन जो है, इस रीजन को हम नाम देते हैं प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी मींस कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर फोर्स को रिमूव कर भी दें तो ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए। तो इसका मतलब है कि जो बी से सी का रीजन है ये प्लास्टिसिटी का रीजन है। बी से अगर आप फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। ये जो सी पॉइंट है इसको हम यूटीएस से शो करते हैं। यूटीएस का जो है वो यहाँ पे क्या मतलब है, यूटीएस का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का ये मतलब है कि ये वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स है जो कि ये बर्दाश्त कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। इसका मतलब है कि अगर आप ओ से फोर्स लगानी शुरू करें, इसमें एक्सटेंशन आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, ए तक जो है वो फोर्स और एक्सटेंशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ए से बी तक जो है वो क्या होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होंगे, लेकिन बी तक अगर आप फोर्स लगानी बंद करें तो वो ऑब्जेक्ट में इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है। जैसे ही आप बी को क्रॉस करते हैं तो बी से लेके सी तक जो है वो अब क्या होगा कि उसमें प्लास्टिसिटी का रीजन आ जाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन जैसे ही आप सी को क्रॉस करेंगे, सी को क्रॉस करते ही क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है अब उसमें ज्यादा से ज्यादा वो फोर्स बर्दाश्त कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। तो सी से जैसे ही वो पहुंचेगा डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट को हम शो करते हैं सिग्मा एफ के साथ। सिग्मा एफ का क्या मतलब है, सिग्मा एफ को हम कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो इसका मतलब है कि अब ये किसी भी पॉइंट के ऊपर आके ब्रेक हो सकता है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को आप जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, वो टूट सकता है।
तो इसका मतलब है कि आपने ओ से लेके डी तक कंप्लीट जो ग्राफ है उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी सॉलिड जो है उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के नतीजे में उसमें किस किस तरह से जो है वो स्टेप्स आते हैं और किन किन मराहल से वो गुजरता है। सबसे पहले क्या होगा कि ओ से लेके ए तक फोर्स लगाने से एक्सटेंशन आएगी और स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ए से लेके बी तक दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होंगे, लेकिन यहां तक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स बर्दाश्त कर सकता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन बी से जैसे ही क्रॉस होगा, बी से सी का रीजन प्लास्टिसिटी कहलाता है, मतलब अब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, अब वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकेगा। और सी जो है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है इसकी, ये वो फोर्स है जो ये ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। जैसे ही सी पॉइंट क्रॉस होगा, सी से लेके डी तक ये किसी भी पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थी। और याद रखें कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये किस सब्सटेंस की थी, एक डक्टाइल सब्सटेंस की। डक्टाइल सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर पहले डिफॉर्मेशन आती है जो कि आपको बी से सी वाला रीजन शो कर रहा है, और फिर वो ब्रेक होता है यानी कि सी से डी वाला जो रीजन है। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस जो हैं इसमें आपके पास नॉर्मल एग्जांपल आ जाती हैं आपकी मेटल्स, जो स्टील है, आयरन है, ये आपके पास जो है कॉपर वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं ये डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और आपको मैंने शुरू में जो है वो एक एग्जांपल बताई थी ब्रिटल की, कि एक दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल सब्सटेंसेस में आपके पास एग्जांपल आ जाती है ऑर्डिनरी ग्लास। जो ग्लास होता है याद रखें उसमें ये परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला जो है वो रीजन नहीं पाया जाता, जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट पे पहुंचता है वो फौरी तौर पे ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब है डक्टाइल सब्सटेंसेस का ग्राफ कुछ और होगा, ब्रिटल का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हमने जो यहाँ पे स्टडी करना है वो सिर्फ और सिर्फ डक्टाइल सब्सटेंसेस का करना है। तो ये था जी आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ डक्टाइल सब्सटेंस। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो आपने याद रखने हैं कि इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या है और फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर या फिर किसी भी शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह के अंदर पूछी जा सकती हैं।